अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री की मैथ हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जो ग्रुप के अंदर मैंने गेस्ट पेपर सेंड कर दिए हैं आप उनको देख लें। सबसे पहला जो गेस्ट पेपर मैंने सेंड किया उसको खोल लें। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वो बोल रहा है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग एटम्स। नीचे आपके पास मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, उनका आपने डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वो पूछता है हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। देखो मेजॉरिटी जो अरेंजिंग होती है मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर वो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए होती है। सही है, यानी कि आपके पास एक एलिमेंट, सही है, एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा होता है, जिसके बाद आपके पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किस तरीके से होते हैं, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है या फिर एक से ज्यादा भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कितने बॉन्ड्स वो बना रहे हैं। सही है। और दूसरा एटम अपना एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वगैरह शेयर कर रहा था और बाकी के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इन द पेयर फॉर्म एटम के आसपास रोटेट कर रहे होते हैं। तो अपने आंसर के अंदर इसी चीज को आप लिख ले रहे हो। अब आप इस आंसर में किस तरीके कार से लिखोगे, जो चीज मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उस चीज को गौर से सुन लेना। मैं लिखवाने बैठा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड आर अरेंज्ड थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू अरेंज्ड होते हैं। वेयर एटम्स शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जहाँ पे आपके जो एटम्स है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। शेयरिंग हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हो रही होती है ना। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जो सबसे आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपस में उनकी भी शेयरिंग होती है, तो हमारे पास क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है। These shared electrons are attracted to the nuclei of both bonded atoms holding the molecule together। सही है, यानी कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है वो न्यूक्लियस जो है ना, जो न्यूक्लियाई है दोनों एटम्स के, वो उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी तरफ। अब इस प्रॉपर्टी को हमने पहले पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर, वो क्या थी भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। सही है, जब वो कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है तो वो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा होता है, तो उसकी सलाहियत कि वो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सके। ऐसा ही है। तो हमारे पास दोनों ही एटम्स इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर कर रहे होते हैं और उसको अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। कोई एटम ज्यादा खींचता है तो कोई एटम कम खींच रहा होता है। जो ज्यादा खींच रहा होता है उसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कम खींच रहा होता है उसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, आगे डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने थोड़े कॉमन वाले जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं मैं उनके नहीं बनाता, बाकी मैं दूसरों के बना लेता हूँ। जैसे CH4 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो सबसे पहले कार्बन है। कार्बन के हमारे पास फर्स्ट शेल में तो हमें पता है कोई भी एटम आपके पास उसके अंदर फर्स्ट शेल में कितने होते हैं भाई, फर्स्ट शेल में हमने क्या बना दिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। उसके बाद फिर सेकंड शेल में हमें पता है कार्बन के तो पास कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, मास नंबर 12। हमें मतलब किससे है, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर इसका 6 है तो इसका मतलब इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होने हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों होंगे, क्योंकि अभी न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन के नंबर में चेंज आएगा। अभी ये न्यूट्रल एटम है। अच्छा, 2, 3 और ये 4। ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया भाई, कार्बन का सिंगल कार्बन का मैंने अभी स्ट्रक्चर बना दिया। अब उसी तरह क्या होगा कि CH4 के अंदर, सही है, CH4 के अंदर जो 4 हाइड्रोजन है वो इंडिविजुअली कार्बन से जुड़े होंगे। एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करके अपना एक बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का हमें पता है हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है और उस एक शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सही है। तो ये क्या बना लिया भाई, इसने बॉन्ड बना लिया। तो ये आपने बना लिया भाई इसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर। सही है। अच्छा, उसी तरह आगे आपके पास आता है C2H2। C2H2। अच्छा, C2H2 वैसे इथाइन को बोलते हैं, जस्ट जनरल नॉलेज। अब मैंने क्या बनाने हैं, 2 कार्बन बनाने हैं, लेकिन इसके अंदर सिलसिला क्या होता है कि मेरे पास जो 2 कार्बन है, सही है, 2 कार्बन है, इनका मैं सबसे पहले नॉर्मल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको। ये 2 कार्बन इस तरह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और हाइड्रोजन इनसे अलग अलग जुड़ा हुआ होता है। अब हमें एक चीज पता है कि कार्बन कार्बन का क्या बना है, ट्रिपल बॉन्ड बना है और एक एक हाइड्रोजन इनके साइड्स पे जुड़ा हुआ होगा। तो ये हो सकता है कि मैं इनका स्ट्रक्चर बनाऊं, 2 इलेक्ट्रॉन तो होने ही होने हैं। सही है। अभी मैं बाहर के इलेक्ट्रॉन से बना रहा फॉर कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइम बिंग। उसी तरह
अगर मैं एक और शेल इसके ऊपर ओवरलैप करवाऊं, सही है, और ये भी मतलब मेरे पास क्या हो भाई, कार्बन ही है, ये मैंने क्या बनाया, कार्बन ही बनाया, दूसरा एक कार्बन बना के इसको जोड़ दिया, ठीक है। कार्बन के सबसे आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंसी होती है, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, बात गौर से सुनना, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर आएगा जो कि हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। सेम केस यहाँ पे होगा, मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बताया है, अगर आपको ये स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आपको स्ट्रक्चर ऐसे बनाना भी नहीं आएगा, डॉट एंड क्रॉस वाला। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और वो किससे जुड़ा होगा, हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, और बाकी के इलेक्ट्रॉन तुम बोलोगे सर किधर गए, एक इलेक्ट्रॉन इसका, सही है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, इस वाले कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। ये मेरे पास कितने बन गए, 3 बॉन्ड पेयर्स बने हैं, जिससे मेरे पास क्या बना ये भाई, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया भाई, ट्रिपल बॉन्ड बन गया ये। अब मैंने शायद एक गड़बड़ यहाँ पे ये कर दी है कि मैंने क्रॉस बना दी इनके लिए, जो मैंने हाइड्रोजन के लिए यूज़ किए थे, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए हम कभी डॉट किसी एलिमेंट के लिए ले रहे होते हैं, कभी क्रॉस किसी एलिमेंट के लिए ले रहे होते हैं। इधर मैंने अगर डॉट कार्बन के लिए यूज़ किया था तो मैं इधर भी डॉट्स ही बनाऊंगा। तो बोलोगे सर फिर पेपर वाले को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास अलग अलग बॉन्ड पेयर है, तुम इस तरह बस पेंसिल से ना हाईलाइट कर देना हल्का हल्का करके कि मेरे पास, तुम्हारे पास 3 ये बॉन्ड बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास आ रहा था H2O का, सही है, क्या आ रहा है भाई, H2O का। H2O का भी मुश्किल नहीं है, H2O का भी बना लेते हैं। ऑक्सीजन का मुझे पता है, देखो जो सेंट्रल एटम है ना, वो तुम्हारे पास, उसका तुम्हें देखना है कि इसकी वैलेंसी क्या है। ऑक्सीजन के तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 8 है और इसका मास नंबर 16 है, ठीक है। यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन का पहला शेल है मेरे पास, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसका दूसरा शेल आएगा, इसके दूसरे शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है, इसके दूसरे शेल में कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मुझे एक चीज पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो ऐसे ही होते हैं, 2 लोन पेयर ऐसे ही वेले रहे होते हैं उसके अंदर, तो एक ये लोन पेयर आ गया इलेक्ट्रॉन्स का, एक ये लोन पेयर आ गया इलेक्ट्रॉन्स का। उसी तरह मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला अलग अलग होता है। अगर एक हाइड्रोजन आकर लग जाए इससे और इधर भी एक हाइड्रोजन आकर लग जाए तो मेरे पास ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, H2O का। आगे हमारे पास Cl2 आ रहा है, H2 आ रहा है, ये दोनों को कुछ ज्यादा ही आसान है। N2 ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये मतलब मैं करवा देता हूँ, N2, सही है। N2 तुम्हारे पास 2 मरतबा नाइट्रोजन, यानी 2 नाइट्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मास नंबर 14 होता है। तो उसी तरह मेरे पास मुझे पता है फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद सेकंड शेल के अंदर इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। 8 की गुंजाइश, हमें ये चीज पता है कि भाई फर्स्ट शेल के अंदर 2 की गुंजाइश होती है, सेकंड में 8 की, थर्ड में भी 8 की, फिर फोर्थ के अंदर 18 की गुंजाइश होती है। लेकिन गुंजाइश से फर्क नहीं पड़ता, जितने उस इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 8 कैसे बढ़ेगा अपने आउटर शेल में, सही है। तो मेरे पास इसके पास ना करीब में पड़ोस में एक और नाइट्रोजन है, उसके भी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये जो है ना, ये वाला नाइट्रोजन, ये इसके साथ क्या बना रहा है भाई, तो थोड़ी डायग्राम थोड़ी मैसअप हो गई है मेरी, हम लोग सही बनाना, सही है। ये इसके साथ क्या बनाएगा भाई, बॉन्ड बनाएगा। मुझे पता है नाइट्रोजन के ना, नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 3 है, सही है, सॉरी वैलेंसी इसकी 5 है, लेकिन इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत है, सही है। अभी आप वैलेंसी के चार्जेस के हवाले से भी पढ़ोगे आगे, तो आपके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को मजीद गेन कर सकता है, सही है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये मजीद गेन कर सकता है। तो अगर इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मेरे पास बच जाए, इसका एक लोन पेयर तो ये आ गया मेरे पास, नाइट्रोजन का एक एक लोन पेयर तो होता है, सही है, चाहे वो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन हो या नाइट्रोजन ऐसे ही हो मेरे पास, उसका एक लोन पेयर तो लाजमी होता है मेरे पास। उसके बाद जो बीच में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसके, एक ये आ गया, आप चाहो इस वाले को क्रॉस से शो कर दो, भले से इस वाले को क्रॉस से शो कर दो ताकि ज़्यादा आसानी हो। एक इसका ये इलेक्ट्रॉन ये आ गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 इसके भी हो गए आउटर शेल में पूरे, 5 इसके भी हो गए। नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, सही है। नाइट्रोजन अकेले अकेले जो इलेक्ट्रॉन है उनसे तो एक एक बॉन्ड बना लेता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, इस तरह कर करके वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई होगा, और बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो आपके पास लोन पेयर के फॉर्म में मौजूद होता है, अकेला होता है, सही है। ये आपके पास बॉन्ड पेयर आ गए और ये आपके पास लोन पेयर आ गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 में बोलते हैं व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, राइट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो आपके पीरियोडिक टेबल के जो मिडिल के अंदर सिचुएटेड होते हैं। अब इनको 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तुम्हारे पास
सबसे पहले तो तुम्हारे पास डी और एफ के अंदर तोड़े हुए होते हैं हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को। पेज नंबर आ जाओ 62 पे एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है आपके पास, पेज 62 पे आ जाओ। पेज 62 में जो आपके पास येलो से जो एलिमेंट्स बने हुए हैं, सही है, जो आपके पास येलो से जो एलिमेंट्स बने हुए हैं वो आपका क्या है भाई, डी ब्लॉक है। वो आपका क्या है भाई, डी ब्लॉक है। और इसके बाद जो नीचे है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ये आपका एफ ब्लॉक है। सही है, ऊपर वाला क्या है, डी ब्लॉक है, नीचे वाला क्या है, एफ ब्लॉक है। डी ब्लॉक वालों को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो एस और पी वालों से बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है, जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। एस और पी ग्रुप वालों को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कलर कंपाउंड्स एक्सेट्रा, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ये उनसे थोड़ी यूनिक है, ठीक है। कलर कंपाउंड्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप कह लो कि ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेजॉरिटी जो हम के लैब के अंदर केमिकल टेस्ट वगैरह करते हैं वो कलर कंपाउंड्स की बेसिस पर ही करते हैं कि अगर हमारे पास कोई कलर आ जाता है तो हम बोलते हैं हमारा टेस्ट हो जाता है, या फिर कलर चला जाता है तो हमारे पास वो टेस्ट हो गया है, हम इस तरीके से हम जज कर रहे होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो नीचे गिवन है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। These elements in which inner f orbital is filled are called f block elements. They exhibit electronic configuration ns2 n-1 d1 से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप कोई भी एलिमेंट देख लो वो इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा, सही है। इसके अंदर n जो है वो आपके पास नंबर ऑफ पीरियड है। अब आप जैसे नीचे देखो, मैंने क्रोमियम का नीचे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, सही। इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी लिख दी है। अच्छा, क्यूएस के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन्स से मैं सम करता गया कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 22 रह गए, 20 रह गए, 14 रह गए, 12 रह गए, 6 रह गए, और उसके बाद मेरे पास 6 जो थे मैंने उनको 4s2 और 3d4 के अंदर एडजस्ट किया, सही है। अब इनको जो आपका जनरल फॉर्मूला गिवन है ns2 इंटू n-1, सही है, इस तरीके से इन लोगों ने जनरल फॉर्मूला दिया है। अब देखो पीरियड कौन सा है, 4, पीरियड कौन सा है 4, 4s2 आ गया, सही है, 4s2 आ गया। आगे मेरे पास n-1 4 -1 और d में क्या आएगा मेरे पास, d में मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, 1 से लेकर 10 का जो भी नंबर होगा मेरे पास, जो भी रिमेनिंग मेरे पास नंबर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल 4s2 मेरे पास कवर हो चुका है, 4s2 तक मेरे पास एक सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अचीव हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 22 अचीव हो गया, सही, सॉरी 20 अचीव हो जाता है, सही है। 4s2 तक मेरे पास 20 अचीव हो जाता है। तो 20 के बाद मेरे पास कितने बचे, 4 बचे, तो मैं d से जो 1 से लेकर 10 की कोई भी वैल्यू होती है मैं उसको d4 के अंदर लिख देता हूँ, सही है। इधर मेरे पास d में 1 से लेकर 10 लिखा हुआ है, इसके अंदर आपके पास कोई भी 1 से लेकर 10 तक का नंबर आ सकता है। 10 खुद भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, सही है। ये आप जनरल फॉर्मूला से कंपेयर कर सकते हो। इसको थोड़ा सिंपलीफाई 4 - 1 करके लेके ही देते हैं, 4s2 3d4। अब ये देखो कि जो हमने इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर भी आ रही है जनरल फॉर्मूले से। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे उस एलिमेंट का पीरियड नंबर पता हो और उसका एटॉमिक नंबर पता हो तो मैं आराम से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस जनरल फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे फिर इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, सही है। क्योंकि आगे मेरे पास बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स आते हैं, उन बड़े एलिमेंट्स के लिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ जाता है प्लैटिनम है मेरे पास, Pt, प्लैटिनम मेरे पास गिवन है 78, सही है। क्या गिवन है, प्लैटिनम 78। अब देखो प्लैटिनम मेरे पास है 78, इसका एटॉमिक नंबर है। अब मुझे एक बात देता, मैं 1s2 2s2 3s2 3p6 4s2 3d10 इस तरह करता जाऊंगा, बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे जनरल फॉर्मूला पता है, क्या है भाई, ns2 इंटू n-1 d 1 से 10, सही है, ns2। इसके अंदर मेरे पास प्लैटिनम कौन से पीरियड के अंदर आ रहा है। अच्छा, प्लैटिनम भले से हमारे पास डी ब्लॉक में आ रहा हो, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा मासूमाना मसला ये है कि इसके अंदर बीच में हमारे पास 4f14 भी आ रहा होता है, सही है। एफ का अलग भी आपके पास इसके बीच में आ रहा था। लेकिन जो आपके पास फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो देख लो, ये आपके पास 6th पीरियड के अंदर आ रहा है, तो इधर लिखोगे 6s2, सही, 6s2 आ गया। और आगे मेरे पास क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 6 - 1 क्या होता है 5 टाइम्स d क्या आ जाएगा 2 के बाद मेरे पास कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अपनी कैलकुलेशन कर लेना, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना, सही है। उसके बाद तुम्हारे पास कितने बचेंगे, इधर 4f14 तक इस्तेमाल जब हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, जब तुम्हारे पास 4f14 के बाद इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो जाते हैं उसके बाद 6s और 5d को कवर होना रह जाता है, सही है।
6s और 5d को कवर होना रह जाता है। अब ये जो है ये आपको कॉन्फ़िगरेशन इंटरनेट के ऊपर कुछ इस तरह मिलेगी 6s1 5d9। अब ये देखो ये स्टेबिलिटी का चक्कर है, सही है, इस चीज़ के अंदर नहीं पढ़ना है अभी, तुम्हारे लेवल की बात नहीं है ये स्टेबिलिटी का है। हुंस रूल होता है एक, आप फर्स्ट लेवल पे अगर इस चीज़ को पढ़ लोगे, सही है। अभी के लिए आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैनाल रेज और कैथोड रेज। कैनाल रेज आपके पास जो प्रोटॉन वाली रेज होती है और कैथोड रेज आपकी जो इलेक्ट्रॉन वाली रेज होती है। अच्छा, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने वाली कि जो कैनाल रेज है वो एक्चुअल प्रोटॉन्स ही निकल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ के अंदर ये कंफ्यूज होते हैं कि देखो प्रोटॉन्स तो सर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो वो कैसे आगे जाना शुरू हो गए, कैनाल रेज कैसे बन गई। देखो हम क्या करते हैं, कैनाल रेज भी कैथोड रेज के जरिए ही जनरेट करते हैं, बस थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म होता है हमारा, सही है, बस हमारे पास हल्का सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है उसके अंदर। बाकी हम कैथोड रेज का ही इस्तेमाल करते हैं, हम कैथोड रेज का इस्तेमाल करके कोई भी हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स है हम उनको आयनाइज कर देते हैं, उनको पॉजिटिव चार्ज में ले आते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, सही है, ऑक्सीजन है, मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये रिवर्सेबल होता है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2O नेगेटिव, सही है, क्या बन गया ये 2O नेगेटिव। ठीक है, हमने क्या किया इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करवा दिया भाई, गेन करवा दिए। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी गैस का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर वाले हैं और बाकी के जो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके तो आपके पास 2 लोन पेयर है, ये तो पता ही है सबको, सही है, और बाकी आपके पास 2 अकेले वाले, सही है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास आ रहा है तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करेगा और इसको अपने साथ ले उड़ेगा, तो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तब क्या होगा इसके साथ, ऑक्सीजन है मेरे पास एक, सही है, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवा दिया, इसके ऊपर एक टकरा दिया, मतलब ये एक्सीडेंट करवा दिया उसका मैंने, तो ये क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन में से एक इलेक्ट्रॉन तो निकला ही निकला, सही है। अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ऑक्सीजन में से, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, एक इलेक्ट्रॉन पहले का जो बम्बार्ड करवाया था कैथोड रे के जरिए। एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ किसका, ऑक्सीजन का, क्या चार्ज आ गया प्लस का 1, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन जो आगे निकले, सही है, 1 + 1 2 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो आगे निकले, मैंने क्या किया, जो गैस के मॉलिक्यूल्स उसको आयनाइज करवाया। अब उसका क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अब मुझे पता है कि मैं पॉजिटिव चार्ज की नेचर से मैं प्रोटॉन को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ प्रोटॉन किस तरह काम करता है, सही है, क्योंकि प्रोटॉन भी तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वही तो चार्ज को बैलेंस करता है। जो इलेक्ट्रॉन बाहर फिर रहे होते हैं उनको सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। अच्छा, कैथोड रेज पे आ रहे हैं, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज आप किस तरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स द एनोड। कैथोड आपके पास होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नेगेटिव से किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। दे प्रोड्यूस शार्प शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, मतलब फॉर एग्जांपल बिल्कुल लाइट की तरह, ओपैक ऑब्जेक्ट है अपने में से लाइट को पास नहीं होने देता है, आपने कोई भी बीच के अंदर रख दिया तो कैथोड रेज जो है उस ओपैक ऑब्जेक्ट पे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट कर जाएंगी, उसके थ्रू नहीं जा पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ क्या बन जाएगा, शेडो बन जाएगा। आपने ये भी देखा होगा अगर लाइट जल रही है कोई भी और आपने उसके रास्ते में कोई भी चीज रख दी है तो वो क्या होता है, वो लाइट को ब्लॉक कर देती है और उसका क्या बनता है, शेडो बनता है, बिल्कुल लाइट के इसका मैकेनिज्म है। अच्छा, दे हैव नेगेटिव चार्ज एंड बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सही है, नेगेटिव चार्ज होता है इनका और क्या नाम मतलब पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक जो हमारे पास नेगेटिव फील्ड होती है और हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स होती है हमारे पास, उनके बीच में मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ, उसमें से मैं इलेक्ट्रॉन को पास करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्या बना दिया भाई, पॉजिटिव प्लेट और ये बना दिया भाई नेगेटिव प्लेट, सही है। अब ये बीच में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह है, सही है, बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा इसमें से गुजरने की कोशिश करेगा तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, सही है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। अच्छा, दीज रेज व्हेन स्ट्राइक विद द ग्लास एंड अदर मटेरियल कॉज मटेरियल ग्लो, मतलब कि ये जब आपके पास ग्लास या कोई भी ऐसी लुमिनस मटेरियल या कोई एलिमेंट आपके पास फास्फोरस है फॉर एग्जांपल, उसके साथ जब स्ट्राइक करती है तो क्या नाम है, एक ग्लो सा बन रहा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर कि कहाँ पे ये टकरा रही है, किस तरफ कौन कौन सा एलिमेंट कौन से कलर का ग्लो सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास पहले डिस्चार्ज ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है आप उसको देख लो, विलियम क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब फिगर 2.6 पेज नंबर 35। उसके अंदर आपके पास कैथोड से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एनोड पे स्ट्राइक करते हैं और वहीं पे आपके पास क्या चीज आ जाती है भाई, ग्रीन सा ग्लो आ रहा होता है,
सही है, एयर है लो प्रेशर के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स के खातिर हमने ये काम किया, सही है। बहुत लो प्रेशर के लिए हम लो प्रेशर की एयर हमने इस्तेमाल की है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम प्रोटॉन्स की बात करें तो तब हमारे पास एट अ थोड़ा सा हम ज़्यादा मतलब प्रेशर पे एयर इस्तेमाल करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जो वैक्यूम पंप है, हम उसमें से एयर ना एक काम ये करेंगे कि उसमें से जो एयर होगी वो कम निकालेंगे प्रोटॉन को स्टडी करने के लिए, क्योंकि असल जो चीज़ है मैंने गैस मॉलिक्यूल्स के जो इफेक्ट है उस चीज़ को स्टडी करना है मैंने, ताकि जो गैस मॉलिक्यूल्स मेरे आयनाइज हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, कैथोड की तरफ जा रहे हैं, किस तरह स्ट्राइक कर रहे हैं, मैंने उस चीज़ को स्टडी करना है ना। तो मैं कंपैरेटिवली हायर प्रेशर होता है उसके जरिए, लेकिन होता ये भी लो ही है। अच्छा, एक और पॉइंट है दैट E/m चार्ज एंड मास रेशियो ऑफ कैथोड पार्टिकल्स इज 1.7588 into 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ओके, चार्ज टू मास रेशियो आई गेस ज़्यादा है, सही। दिस इज सेम फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, सही है। ये चार्ज टू मास रेशियो के मैंने एक कांस्टेंट होता है ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए। दे कैन प्रोड्यूस मैकेनिकल प्रेशर इंडिकेटिंग दैट दे प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल प्रेशर भी बना सकते हैं ये, सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, उनका कोई ना कोई मास है, तो वो काइनेटिक एनर्जी लाजमी इंड्यूस करेंगे। उसी तरह सिमिलरिटीज़ क्या है, कैनॉन रेज और कैथोड रेज के अंदर स्ट्रेट लाइन में ये भी जाते हैं, शैडो ये भी बनाते हैं। फ़र्क क्या है, ये नेगेटिव की तरफ बेंड होते हैं, पॉजिटिव जाहिर सी बात है अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी ऑक्सीजन का पॉजिटिव एटम आ रहा है मेरे पास, सही है, इसकी तरफ आ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है नेगेटिव की तरफ बेंड हो जाएगा। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द ट्यूब। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो प्रोटॉन का मास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ज़्यादा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है, नंबर ऑटोमेटिकली हमारा छोटा हो जाता है। द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम मोर देन द इलेक्ट्रॉन, सही है। जो आपके पास प्रोटॉन का मास है मैंने भी बताया था, इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स बड़ा है, सही है, ज़्यादा है। अगला सवाल हमारे पास आता है बैटरीज का। सवाल के अंदर वो हमसे पूछता है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग क्वेश्चन का। व्हाट आर बैटरीज, हाउ मेनी टाइप ऑफ बैटरीज आर देयर विद इट्स वर्किंग, सही है। बैटरीज का पूछा गया, अमूमन आपसे लॉन्ग के अंदर एक ही बैटरी का पूछा जाएगा। व्हाट आर बैटरीज करके वो या तो ड्राई सेल का पूछ लेगा या तो आपसे लेड स्टोरेज बैटरी का पूछ लेगा। बैटरीज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो कि चार्ज को स्टोर करने में या इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने में काम आती हैं, सही है। बैटरीज हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी दो फॉर्म्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं हम। प्राइमरी बैटरी कौन सी होती है, जो रिचार्ज नहीं हो सकती है, सही है। जो हमारे पास ड्राई सेल होता है वो रिचार्ज नहीं हो सकता। उसी तरह हमारे पास एक सेकेंडरी सेल होता है, वो रिचार्ज हो सकता है। अच्छा, किस तरीके से रिचार्जिंग वगैरह होती है इस पर हम आगे आते हैं ज़रा। ड्राई सेल क्या होता है भाई, ड्राई सेल को लिखलांश सेल भी बोल सकते हैं। अगर आपको पेपर के अंदर बोल दिया जाए कि लिखलांश सेल के बारे में लिखना है तो परेशान नहीं होना, लिखलांश सेल आपके पास होता है ड्राई सेल। पेज नंबर 150 के ऊपर हूँ मैं अभी, डायग्राम आपके सामने है, डायग्राम मैं इधर बनाऊंगा नहीं, आप आपके बुक के अंदर खोल के देखिए। It is a type of primary cell which produces electricity using redox reaction between their chemical substances placed in it. It uses zinc as anode, manganese dioxide as cathode, and aqueous ammonium chloride NH4Cl और जिंक क्लोराइड, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास इस्तेमाल हो जाता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई, जो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस को फैसिलिटेट करता है, जो अपने में से चार्जेस को फ्लो होने देता है। वो क्या चीज़ क्या है, वो मटेरियल क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, ये दोनों जो सेल्स हैं ना, ये इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस का नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना, नेगेटिव चार्जेस का पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना। हमारे पास प्रोसेस जो होता है उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। एनाइन एनोड की तरफ जाता है, एनाइन नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटाइन कैथोड की तरफ जाता है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, और कैटाइन खुद पॉजिटिव चार्ज का होता है। अच्छा, A copper cap is fixed on the top of the carbon rod for conduction of electricity। अच्छा, सही। सबसे पहले इसकी वर्किंग जरा देखते हैं, वर्किंग जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपके पास अंदर सेंटर में आपके पास एक ग्रेफाइट रॉड आ रही है जो हम कैथोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सेल के अंदर, सही है। उसके बाद आपके पास एक लेयर आती है पेस्ट की, जो आपके पास NH2Cl अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड की कंपोज हो सकती है। और जिंक का आपके पास क्या होता है, एनोड होता है। जो सबसे उसकी आउटर लाइनिंग होती है वो तो खैर आपके पास जो नजर आती है, जो आप पकड़ते हो वो जिंक नहीं पकड़ते हो, वो जहरीला होता है, आपकी स्किन पे इन्फेक्शन भी कर सकता है।
अगर आप देखोगे आप किसी सेल को अगर तोड़ो, सही है, तो उसमें से थोड़ा सा केमिकल टाइप निकल रहा होता है, वो एज एन इंसुलेशन काम कर रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो मेटल होता है वो आपके पास क्या नाम है अपना इलेक्ट्रोलिसिस को सपोर्ट करता हुआ मेटल होता है। वो जिंक भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द ड्राई सेल। ड्राई सेल किस तरीके का होता है, अगर आप एक ड्राई सेल है उसको बीच में से आप काटते हो, उसका क्रॉस सेक्शन लेते हो, तो वो डायग्राम आपके पास इस तरीके का से बुक में गिवन है फिगर 7.6 के अंदर। अच्छा, NH4Cl जो है वो चार्जेस को फ्लो करने देगा अपने में से, सही है, यानी कि कैथोड जो है, सही है, कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल जो है वो अपनी तरफ पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएगा, और जो एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो अपनी तरफ नेगेटिव चार्जेस को लेकर आएगा। अच्छा, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा फिर, सही है, एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, हमारे पास जिंक एनोड है, एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता है, ऐसा ही है, तो क्या होगा कि जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, सही है, जिंक जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ताकि वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कैथोड पे किस तरीके का रिएक्शन होगा, हमारे पास कैथोड पे 2NH4 जो हमारे पास अमोनियम एक्वस अमोनिया होता है वैसे तो ये, प्लस का 2MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास क्या बनाता है भाई, Mn2O2 प्लस 2NH3 प्लस H2O, सही है, ये चीजें बना रहा है। जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड ने छोड़े थे वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने उठा लिए भाई, कैथोड ने उठा लिए, सही है, जो 2 इलेक्ट्रॉन एनोड ने छोड़े थे वही 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड ने उठा लिए, सही है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किए, अब इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ करंट, फिर ये आपके पास जो आपके पास कैप है, कैप जो आपने सेल के ऊपर लगाया है उसके थ्रू फिर कंडक्शन शुरू हो जाएगी, वो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इधर से उधर, उधर से इधर, जहां पे आपने कनेक्ट किया है ना उसको, फॉर एग्जांपल एक घड़ी है, आपकी जो वॉल क्लॉक है उसके अंदर ये वाला ड्राई सेल बहुत इस्तेमाल होता है, आपने अपनी वॉल क्लॉक के अंदर इसको कनेक्ट कर दिया है, तो ग्रेफाइट रॉड से होते हुए जो चार्जेस है वो किस पे आ जाएंगे, कैप पे आ जाएंगे, और कैप के थ्रू वो फिर आपस में ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आप कनेक्ट करते हैं ना जब आप अपने अप्लायंसेस के अंदर, तो क्या होता है कि चार्जेस फ्लो करना शुरू कर जाते हैं क्योंकि आप कंडक्टर से उसको कनेक्ट कर देते हो, सही है। फिर आती है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी बैटरी है, रिचार्जेबल होती है, ठीक है। रिचार्ज किस तरीके कार से होती है, कुछ नहीं है, आपने बस एक तरफ से अगर आपका करंट आप ले रहे हो, एक आपके पास करंट का डायरेक्शन है, आप रिसीव कर रहे हो करंट को, सही है, उसी के ही ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप करंट सप्लाई कर दोगे तो आपके पास वो बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। कैसे होगी वो मैं बताता हूँ, देखो सीरीज के अंदर आपके पास सेल्स कनेक्टेड होते हैं, बहुत सारे वोल्टाइक सेल्स होते हैं, वो आपके पास सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, एनोड की सेल्स होते हैं, कैथोड की सेल्स होते हैं, आपस में पैरेलल रहते हैं ये, सही है। इधर आपके पास लेड ऑक्साइड कैथोड के तौर पे इस्तेमाल होता है और लेड प्लेट्स एनोड के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, इक्वेशन गिवन है डिस्चार्जिंग और चार्जिंग प्रोसेसेस की, लेड प्लस लेड SO4, सॉरी लेड O2 है, लेड प्लस लेड O2 प्लस 2H2SO4, ये भले से आप बगैर बैलेंस की इक्वेशन याद रख ले, पेपर में जाकर बैलेंस कर लें, कोई इशू की बात नहीं है, प्लस 2H2O, ये मेरे पास लेफ्ट टू राइट डिस्चार्ज हो रहा है और राइट टू लेफ्ट चार्ज हो रहा है। अब अच्छा देखो भाई, जो एनोड के ऊपर, एनोड का काम क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना ताकि जो प्लेट है वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, सही है। तो एनोड क्या करेगा, लेड और सल्फेट का रिएक्शन होगा, जिसके बाद लेड सल्फेट बनेगा और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे होते हैं, सही है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद कैथोड पे क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने बनाए हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कैथोड अपने रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करता है, लेड ऑक्साइड और H2SO4 और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, जिसके बाद लेड सल्फेट और वाटर बन रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह आपके पास डिस्चार्जिंग की प्रोसेस होती है, यानी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डिस्चार्ज हो रही है, आपके केमिकल यूज अप हो रहे हैं। देखो टाइम के साथ साथ ना ये जो प्लेट्स है, फॉर एग्जांपल कैथोड की प्लेट्स है, सही है, या फिर एनोड की प्लेट्स है अगरचे, तो कभी कभी ये होता है कि एनोड के ऊपर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, जैसे लेड और सल्फेट आपस में, सल्फेट आयंस किस में है, सल्फेट आयंस तो सोल्यूशन में है ना, तो सल्फेट आयंस जब हमारे पास इससे रिएक्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एनोड के ऊपर रेजिडुअल बन जाता है। इस तरह क्या होता है कि मजीद रिएक्शन से जो चीज़ है वो रुक जाती है,
तब क्या होता है कि बैटरी हमें लगता है कि लो हो गई है, बैटरी कम हो गई है, चार्ज कम आ रहा होता है, कम करंट फेंक रही होती है बैटरी, ये वाला सिलसिला होता है पूरा। तब क्या करते हो आप, इसको चार्ज करते हो बैटरी को जब चार्ज करते हो तो ये वाला रेजिडुअल जो यहाँ से कम हुआ था, यहाँ से कम होकर यहाँ पे लगेगा ना, जो यहाँ से कम हुआ था अब यहाँ पे वापस बिल्डअप हो जाता है, यहाँ पे वापस जमा हो जाएगा, यहाँ पे वापस जमा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका सेल है उसके जो टर्मिनल्स है, उसके जो एनोड और कैथोड है, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ जाता है। इनको इन दो इक्वेशंस को अलग अलग पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने अलग से समझाने के लिए बताई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है पेज नंबर 43 के ऊपर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस का टॉपिक आ रहा है, सही है। क्वेश्चन में वो हमसे पूछता है डिराइव द डी ब्रॉगली फॉर्मूला फॉर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन यूजिंग आइंस्टाइन एंड मैक्स प्लैंक एनर्जी इक्वेशन। यानी कि आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक की एनर्जी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए डी ब्रॉगली का हमने फॉर्मूला डिराइव करना है। अच्छा, सबसे पहले डी ब्रॉगली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। डी ब्रॉगली ने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि हमारे पास जो वेव्स और पार्टिकल दोनों फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। कभी वेव फॉर्म में बिहेव कर रहा होता है, कभी पार्टिकल फॉर्म में। जब वेव फॉर्म में बिहेव करने लगता है तब हम उसको लाइट की कैटेगरी में कभी कभी ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, सही है। अच्छा, डी ब्रॉगली combined the Einstein and Planck equation and argued that if E is equal to h nu, सही है, E क्या है एनर्जी, h is the Planck constant and nu is the frequency, सही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कह लो, और E is equal to mc square where E is the energy, m is the mass and c is the speed of light। ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। अब चूंकि दोनों एनर्जीज हैं, सही है, चूंकि हमारे पास दोनों जो हैं वो एनर्जीज है, तो मैं एच न्यू को एम सी स्क्वायर के बराबर ले सकता हूँ, सही है, एच न्यू को एम सी स्क्वायर के बराबर ले सकता हूँ। या फिर अगर मैंने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अरेंज करता है, एच को उधर डिवाइड कर एम सी स्क्वायर अपॉन एच कर देता हूँ। या फिर अगर मुझे फॉर सपोज वेवलेंथ की फॉर्म में इसको लिखना है तो वो भी लिख लेता हूँ। देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, सही है, लेकिन इधर v जो है ना, जो हमारे पास v है ये c के बराबर है, तो ये मेरे पास आ जाता है c इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है, अब इधर f जो है मेरे पास न्यू के बराबर है, तो c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़े फॉर्मूले को थोड़ा और इस फॉर्म में अरेंज करता हूँ। लैम्डा बराबर आ जाएगा c ओवर न्यू के, लैम्डा बराबर आ गया c ओवर म्यू के, और मैं इसको दूसरी साइड पे भी बराबर ले लेता हूँ c ओवर न्यू, सॉरी लैम्डा बराबर है c ओवर न्यू के और न्यू बराबर है c ओवर लैम्डा के, सही है। तभी तो मैं न्यू को न्यू से रिप्लेस करूंगा ना, तो मेरे पास आ जाएगा इधर c ओवर लैम्डा बराबर आ जाएगा एम सी स्क्वायर अपॉन के एच के, c का स्क्वायर c से गया, हमारे पास आ गया 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी अपॉन एच के, सही है। 1 अपॉन लैम्डा बराबर आ जाएगा एम सी अपॉन एच के, और लैम्डा हमारे पास बराबर आ जाएगा h ओवर एम सी के। आगे हमारे पास वो बोलते हैं द वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल इज क्वांटिफाइड बाय डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ डिफाइंड एज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, सही है। यानी कि प्लैंक कांस्टेंट को अगर आप मोमेंटम ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या चीज आ रही होगी, वेवलेंथ आ रही होगी, सही है। ये हमारे पास क्या कहलाती है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है ये लैम्डा को हम अलग तरीके से भी शो करते हैं, लैम्डा नॉट इज इक्वल टू h अपॉन p, सही है। देखो एम सी है ना, हमारे पास हमें पता है फिजिक्स में हमने पढ़ा था मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी, ये चीज हमने पढ़ी थी फिजिक्स के अंदर। अब इधर v क्या है भाई, c है ना, c स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हमारे पास c के बराबर होती है, p इज इक्वल टू एम सी के बराबर आ गया, तो मेरे पास h अपॉन p मैंने लिख दिया, तो कोई इसके अंदर वो वाली बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, डी ब्रॉगली के हिसाब से कोई भी लाइट या कोई भी दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल की नेचर थोड़ी थोड़ी एग्जिबिट कर सकती है, सही है। उसी तरह कोई भी पार्टिकल हो वो वेव की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट कर सकता है, और इनकी जो नेचर है वो थोड़ी सी आपस में क्या होती है भाई, इंटरचेंजेबल होती है। यानी कि वेव की कुछ प्रॉपर्टी पार्टिकल में और पार्टिकल की कुछ प्रॉपर्टी वेव में। हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन आ रहा है इस पेपर का, एक्सप्लेन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, सही है, और पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट वगैरह डिस्कस करनी है हमने, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हमारे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की थोड़ी तारीख पढ़ते हैं। मेंडलीव जो था, मेंडलीव ने सबसे पहले अटेम्प्ट किया था कि वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक जगह पे अरेंज करते हैं, क्योंकि ये चीज़ देखो, ज़रूरत क्या पड़ी ये काम करने की, ज़रूरत ये पड़ी
कि इतने टाइम में बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे रिसर्च करते थे। अब इन सारी रिसर्चेस के अंदर इन लोगों को एलिमेंट्स को बार बार इस्तेमाल करना पड़ता था। अब एलिमेंट्स एक तरफ होते नहीं थे, इन्हें या तो याद होने चाहिए थे या तो इनको क्या नाम है इतना अलग अलग जगह पे इन लोगों ने इनकी वैल्यूज लिखी हुई होती थी। मेंडलीव ने इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन किया। लेकिन इसने क्या किया था, जो पीरियोडिक लॉ थी इसकी, जो हमारे पास जो इनकी पीरियोडिक लॉ थी उसके लिहाज से कुछ जो स्पेसिस थी, सही है, कुछ जो स्पेसिस थी वो रह गई थी, जिनको किसने पूरा किया था भाई, मॉजली ने पूरा किया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर आता है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास मेंडलीव ने ही, जाहिर सी बात है मेंडलीव ने ही जो पीरियोडिक टेबल हमें बताया था उसी को ही जगह जो जिसने पूरी की थी वो किसने पूरी की थी भाई, मोजली ने पूरी की थी। मोजली ने किस तरह पूरी की थी, मोजली ने एक तरह से एलिमेंट के एटॉमिक नंबर्स को सॉर्ट करना शुरू किया। सही है, एलिमेंट का उसने ये चीज देखा कि एलिमेंट की जो यूनिक आइडेंटिटी है वो क्या है भाई, उसका एटॉमिक नंबर। हर एलिमेंट का अलग एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो उसने इस बेसिस के ऊपर उनको क्लासिफाई किया, जिसके बाद फिर उसने क्या किया, पीरियोडिक अरेंजमेंट करनी शुरू कर दी। अच्छा, पीरियड्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियड्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है या फिर हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट पीरियड के अंदर अगर आप अपने पास पीरियोडिक टेबल खोलो तो आपके पास फर्स्ट पीरियड ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, थर्ड ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, सही है, फिर सेवन्थ। इस तरीके से आपके जो है पीरियड्स जो है वो क्या होते हैं भाई, अरेंज्ड होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड shows different properties because the electronic configuration continuously changes within a period and a number of valence electrons decide the position of element in a period। अब यहाँ पे periodicity का कंसेप्ट थोड़ा स्टार्ट करेंगे ये, सही है। पीरियोडिसिटी क्या होती है भाई, पीरियोडिसिटी का भी आपके पास इंपॉर्टेंट सवाल आता है। पीरियोडिसिटी इज द रेपिटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज विद इन अ पीरियड, सही है, यानी कि रेपिटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का या फिर सिमिलैरिटी है प्रॉपर्टीज की, या फिर एक तरह से आप कह लो एक चेन बन रही है प्रॉपर्टीज की, एक सीक्वेंस बन रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, सही है, क्यों, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। उसी तरह लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ ज्यादा खींचने की सलाहियत रख रहा होता है। ठीक है, खैर इस सवाल के अंदर तो आपने सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को बस डिस्कस कर देना है और उसके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपके पास पीरियड्स हैं उनको बता देना है कि ये है क्या। तो इससे ज़्यादा आसान सवाल कोई होगा नहीं। ये लॉन्ग का सवाल है अलबत्ता, तो इसके अंदर आपको पूरी डिटेल बतानी पड़ सकती है। जो मैंने आपको डिटेल बताई है पीरियोडिक लॉ किसने प्रपोज की थी, उसके अंदर मॉडिफिकेशन मॉजली ने की, मॉजली ने एटॉमिक नंबर के जरिए सॉर्ट किया और किस तरीके से फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ये सारा आपको बताना होगा। ठीक है, अगले पेपर में चलते हैं। अगले पेपर में हमारे पास, बल्कि यही पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी यही पेपर है ये। डिस्क्राइब द पोजीशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। इसके लिए आपके पास नॉन मेटल्स एंड मेटल्स वाला एक टॉपिक होगा लास्ट चैप्टर के अंदर आपकी केमिकल रिएक्टिविटी में। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, प्रोपोजिशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस बताने सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। वैसे इसके अंदर डिटेल्स आता है, ये सवाल लॉन्ग का बन सकता है, सही है, इसके अंदर इतनी सलाहियत है इस सवाल में कि ये लॉन्ग का बन सकता है। सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये आपके पास इन सारे एलिमेंट्स की जो है डिटेल आपकी बुक के अंदर गिवन है। सोडियम Na, सही है, थर्ड पीरियड है इसका। पोजीशन कैसे निकालोगे, पोजीशन यही है आपकी, थर्ड पीरियड है, लेकिन ग्रुप कौन सा है भाई, फर्स्ट ग्रुप है, एल्कली मेटल्स का ग्रुप है, सही है। आपने इसकी पोजीशन बता दी। इसकी प्रॉपर्टी क्या बताओगे भाई, प्रॉपर्टीज के अंदर आप ये बता, उसका कलर बता सकते हो, सही है, और उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बता दो। अगर शॉर्ट का सवाल है तो ये बता देना, सही है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है, अब इनको समझाने के अंदर कुछ नहीं है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक बस आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद यूजेस, हीट ट्रांसफर फ्लूइड के अंदर इस्तेमाल होता है, कूलेंट्स के अंदर, डिटर्जेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है, डिटर्जेंट प्रिपरेशन के अंदर, सॉरी डिटर्जेंट्स के अंदर इस्तेमाल होने लगा, धमाके हो जाएंगे क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव विद वाटर होता है, सही है। अच्छा, उसी तरह अगर आपके पास मैग्नीशियम गिवन है, मैग्नीशियम का अगर आपने पोजीशन बतानी है थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और ये आपके पास होता है सेकेंड ग्रुप के अंदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सही है। ये आपने इसकी लोकेशन बता दी, फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाओगे, इसका कलर बताओगे, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बता दो अगर शॉर्ट का सवाल है, लेकिन बाकी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी अगर ये लॉन्ग के अंदर आ जाता है तो, सही है। यूजेस किधर किधर इस्तेमाल होता है भाई, बेस्ट जो इसकी बेस्ट यूज है ना वो है आपके पास
यूज ऑफ मैग्नीशियम रिड्यूसेस द वेट ऑफ व्हीकल बाय रिप्लेसिंग स्टील कंपोनेंट्स। सही है। और दूसरा इसका बेस्ट यूज होता है कि जो बड़ी बड़ी शिप्स होती है उनको क्या नाम है अपना सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन दे रहा होता है, मतलब मैग्नीशियम की कोटिंग कर दी जाती है जिसके ऊपर फिर मैग्नीशियम खुद को जंग दे देता है, लेकिन जो अंदर आयरन होता है, जो अंदर स्टील होता है, उसको जंग नहीं आने देता, क्योंकि समुद्र के पानी में जंग जल्दी आता है। तो मैग्नीशियम सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन देने के लिए भी बहुत काम आता है। ये नीचे आपके अंदर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन आपके पास गिवन है, बहुत सारे सैक्रिफिशियल भी बोलते हैं। सैक्रिफिशियल का मतलब है कुर्बानी का बकरा। सही है, ये कुर्बानी का बकरा है मैग्नीशियम, आप इसको किसी के साथ भी बांध दो कुर्बानी ये देगा। आपने किसी और चीज की हिफाजत करनी है, आप इस कुर्बानी के बकरे को बलि चढ़ा दो भाई। सही है। आगे आता है कैल्शियम। कैल्शियम के अंदर भी आपने इसकी पोजीशन बतानी है, प्रॉपर्टीज के अंदर कलर बता दो, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बता दो, और फिर यूजेस के अंदर, यूजेस तो भाई बेशुमार है इसके। सही है, यूजेस इसके बेशुमार है। नीचे बाकायदगी से इन लोगों ने टेबल भी गिवन किया हुआ है ये कैल्शियम की यूज किधर किधर होता है। जाहिर सी बात है हमारी डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और मिनरल्स का भी, अर्थ की क्रस्ट का भी बहुत बड़ा क्या मतलब अबंडेंट एलिमेंट है ये। अच्छा, डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या डिफरेंस करोगे? मेटल्स हमारे पास शाइनी होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, उनको मोड़ा जा सकता है। सही, किसी भी शेप के अंदर आप उसको बेंड कर सकते हो। आपके पास स्टील का सेल, आप उसको बेंड कर सकते हो आराम से, मसले की बात नहीं है। और आपके पास जो मेटल्स जो होते हैं वो उनके अंदर हाईयर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। सही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करने की ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं, ना कि एक्सेप्ट करने की। तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादा टेंडेंसी उनकी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इसी वजह से हम बोलते हैं नॉन मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होते हैं। सही है, ये 3 डिफरेंसेस अगर आप लिख लो तो मेरा जहाँ तक ख्याल है ये इनफ रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के अंदर आपके पास डिफरेंसेस गिवन है, पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं। आप अपने पास पेज नंबर ओपन कर लें। सर में मेरे पास अभी बुक नहीं है ना, पीडीएफ से मैं देख रहा हूं तो थोड़ा मुश्किल होती है। हाँ, पेज नंबर 166 के ऊपर कंपैरिजन गिवन है अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। अल्कली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं सेकंड डे से, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं किसी भी एलिमेंट से मैं रिएक्ट करवा सकता हूँ बहुत ही आसानी से। दे फॉर्म मोनोवैलेंट कैटाइन, मोनोवैलेंट कैटाइन बनाते हैं। और हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म डाईवैलेंट कैटाइन, यानी कि हमारे पास इनका जब रिएक्शन होता है, फॉर एग्जांपल Li पॉजिटिव। सही है, Li जब रिएक्ट करता है वो हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Li पॉजिटिव बन जाता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है। इसी तरह बेरिलियम है, बेरिलियम मेरे पास Be+2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है। सही है। अब ये जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास इंटरचेंजिंग में किस तरह होती है ये भी बता देता हूँ। अगर मैं Li का H के साथ रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन या फिर वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, फॉर सपोज H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये बन जाता है LiOH प्लस का H2, ऐसा ही कुछ बन रहा होता है। सही है। लेकिन अगर उसी तरह मेरे पास बेरिलियम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे, देखो मुझे पता है OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों मिलते हैं तो मेरे पास क्या बन जाता है? वाटर बन रहा होता है। मेरे पास बन जाता है BeOH2, चार्ज इंटरचेंज हो जाता है। सही है, BeOH2 बन गया प्लस का हाइड्रोजन गैस। फर्क क्या हुआ? इधर मेरे पास 2 आ रहा है। सही है, इधर मेरे पास 2 आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, और उन 2 जो लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन हैं उन सबको फैसिलिटेट करने के लिए मुझे 2 मजीद आयंस चाहिए होंगे। सही है। दे इमीडिएटली टार्निश इन एयर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि आपके पास इनकी एयर के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत रेडिली होती है। सही है, K+O2 = KO2। लेकिन हमारे पास जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स तो रेडिली रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका रिएक्शन स्लो भी होता है पहली बात, लेकिन और वो रिएक्ट ऐसे ही नहीं करते थे, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पड़े हुए रिएक्ट नहीं करते थे। वो क्या करते हैं भाई, अगर उनको हीट किया जाए ऑक्सीजन के साथ तब वो रिएक्ट करते हैं। सही है। अगर उनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना है तो आप वाटर के साथ रिएक्ट करवा सकते हो फर्स्ट डे वाले ग्रुप को, दूसरे सेकंड डे के अंदर आप रिएक्शन क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करके। सही है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हल्का सा और अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर बना लेते हैं, जिसके बाद फिर इनका वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सही है, एक लेयर बन जाती है प्रोटेक्शन की इनके ऊपर।
हैलोजेंस के साथ बहुत वायलेंट रिएक्शन होता है एल्कलाइन मेटल्स का, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का बहुत ही स्लो रिएक्शन होता है हैलोजेंस के साथ। ठीक है, और आगे आपके पास कुछ और डिफरेंसेस गिवन है, आप इनको भी याद कर लेना। हो सकता है कि वो ये लॉन्ग में भी सवाल दे सकते हैं क्योंकि इसके डिफरेंसेस ज़्यादा हैं। सही है, एल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के डिफरेंसेस ज़्यादा है। तो वो आपको कोई सवाल की कॉम्बिनेशन में बना कर दे सकता है। वो ये पूछ सकता है आपसे कि व्हाट आर मेटल्स, सही है, और साथ में आपको डिफरेंसेस दे दे कि डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड एल्कली मेटल्स। अच्छा, दे रिएक्ट विथ वाटर विगरसली एट रूम टेम्परेचर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। सही है, अभी मैंने रिएक्शन विद वाटर तभी पहले ही दिखा दिया ताकि बाद में मुझे लिखना ना पड़े। ठीक है, तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बनाते हैं। एल्कलाइन सॉल्यूशन हमारे पास सेकंड वाले बनाते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन बनाते हैं, एल्कलाइन, और ये मेरे पास सिर्फ एल्कलाइन मतलब मॉडरेट होता है, वीक नहीं होता, मॉडरेट होता है। इसके मुकाबले में कम एल्कलाइन होता है, और जो रिएक्शन होता है ना वो कम तासीर पे होता है, मतलब इतना विगरस नहीं होता, इतनी हीट जनरेट नहीं होती है, धमाका वगैरह नहीं हो रहा होता। सही है, लेकिन फर्स्ट जो है वो हमारे पास बहुत वायलेंटली रिएक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक देन दोज ऑफ सेकेंड डे ग्रुप एलिमेंट्स। हमारे पास जो उनके ऑक्साइड्स बन रहे हैं, हाइड्रोक्साइड्स बेसिक एल्कलाइन एक ही सेंस के अंदर इधर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और उसी तरह आपके पास जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनका उनका जो क्या नाम है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स है वो भी फर्स्ट डे ग्रुप के मुकाबले में लेस बेसिक होते हैं। ठीक है, ये आपस में कंपेयर करके बताया जा रहा है, हम इसको ऐसे नहीं बोल रहे कि हाँ भाई इसका बहुत ज्यादा है सबसे ज्यादा, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं भाई। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म मेटल कार्बाइड्स, मेटल कार्बाइड्स नहीं बनाते अल्कली मेटल्स, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमारे पास मेटल कार्बाइड्स बनाते हैं। मेटल कार्बाइड्स क्या होते हैं भाई, कार्बन के साथ रिएक्शन करने पर आपके पास फॉर एग्जांपल दो कार्बन आ रहे हैं रिजल्टेंट के अंदर, कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन का कोई कंपाउंड बन रहा है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड बहुत मशहूर एक आपके पास क्या नाम है सॉरी एलिमेंट है, एलिमेंट बोल रहा हूँ कंपाउंड है, ये आपके पास वेल्डिंग गैस बनाने में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। सही है, जो आपकी वेल्डिंग की जो गैस होती है ना, आप इसको वाटर में डालते हो और क्या नाम है इतना जो वेल्डिंग वाले हैं उन्हें पता होता है कैल्शियम कार्बाइड का, वही लेकर आते हैं और वो क्या नाम है उससे ऐसे टाइलिंग गैस बना रहे होते हैं जिससे वेल्डिंग वगैरह करते हैं ये लोग। खैर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तो आसान डिफरेंस है, सॉल्यूशन सस्पेंशन में कोलाइड के भी आसान है। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, पोलर कंपाउंड के ऊपर चार्ज हमें देखने को मिल रहा होता है, पोलर कंपाउंड के ऊपर नॉन पोलर के ऊपर कोई चार्ज हमें देखने को नहीं मिलता। पोलर कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अमूमन हम पोलर जो उनको बोल रहे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से अबव होती है। सही है, और नॉन पोलर हम उन कंपाउंड्स को बोल रहे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से बिलो होती है। ठीक है, आगे आप इसकी एग्जाम्पल के अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि मतलब सॉरी डिफरेंस के अंदर एक और चीज़ ऐड कर सकते हो जो कि इसकी एग्जाम्पल्स हैं। पोलर कंपाउंड्स के बाद आप में आपके पास NaCl आ जाते हैं, और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे पोलर हैं तो आप उनको लिख सकते हो। नॉन पोलर के अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, इथेन, इथीन, इथाइन, ये सारे जो है इनके ऊपर जो आपके पास है इनके ऊपर आपके पास चार्जेस नहीं होते, जिसकी वजह से ये आपके पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर के डिफरेंसेस आते हैं। फिर हमारे पास बॉन्ड पेयर आपके पास वो होता है जो आपके पास दो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग से उसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग से उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरह हमारे पास लोन पेयर ये होता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट के पास है, वो किसी से बॉन्ड नहीं बना सकते, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर में है और हाईली स्टेबल है, मतलब उन दोनों को अलग भी नहीं किया जा सकता, बहुत स्टेबल है। तो उस पेयर को, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। आप इसकी एग्जांपल के अंदर लिख सकते हो, ऑक्सीजन के आपके पास दो लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के एक लोन पेयर होता है, उसी तरह आपके पास फ्लोरीन के तीन लोन पेयर होते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो बोलता है कि वाई एल्कली मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, यानी कि जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं वो ऐसे ही हमारे पास नेचर में मौजूद क्यों नहीं होते। देखो ये बात सोचने वाली है कि हमारे पास एल्कली मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं अगर हमारे पास नेचर में इतने अबंडेंटली पाए जाएं। सही है, अगर हमारे पास इतनी कसीर तादाद में पाए जाए, इतनी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में पाए जाए, तो क्या होता है उन एल्कली मेटल्स का कि हर तरफ धमाके हो रहे होते। फिर
ऐसा ही है, क्योंकि हमें पता है कि भाई एयर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं एल्कली मेटल्स, बहुत ज़्यादा मतलब विगरस रिएक्शन होता है, हाई हीट वाला रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसी वजह से नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, इनके यहाँ हमें कंपाउंड्स मिल जाते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही है, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे हमें कंपाउंड्स मिल जाते हैं इनके। आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। देखो सॉलिड स्टेट के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैद होते हैं, एक क्रिस्टल लैटाइस का स्ट्रक्चर होता है इसका, सही है, आयनिक कंपाउंड का एक क्रिस्टल लैटाइस का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इसके तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं आयनिक कंपाउंड के अंदर। अच्छा, वाई गैसोलीन डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। देखो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व होता नहीं है, वाटर पोलर है, और गैसोलीन क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर डज नॉट डिसॉल्व इन पोलर। पोलर एंड आयनिक सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स ओनली। जब चार्जेस हमारे पास मैच करते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू लिंक बनता है, तभी हमारे पास पोलर से पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हमारे पास चीजें डिसॉल्व हो रही होती हैं, वरना इनका डिसॉल्व होना नामुमकिन है। Why intermolecular forces are weaker than intramolecular forces? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, सही है, और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस वो होती हैं एटम्स के दरमियान होती है। मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल है, सही है, उनके दरमियान, मतलब दो तीन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है उसको मैं बोलता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स, सही है। उसी तरह मेरे पास अगर कोई भी एक मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल H2O है, H2O के अंदर जो हमारे पास फोर्स है, जो बॉन्ड है, H और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, अब इन तीनों को आपस में जोड़ के रखने वाली जो फोर्स है उसको मैं बोलता हूं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, जो एटम को विद इन अ मॉलिक्यूल होल्ड करके रखती है, सही है। और इंटरमोलिकुलर क्या होती हैं, जो द्विगर मॉलिक्यूल्स के बीच में काम कर रही होती हैं। देखो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इसलिए स्ट्रांग होती हैं क्योंकि वो बाकायदगी से एक बॉन्ड बना रही हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई इंटरेक्शन होता है, जैसे कोई हल्की से हमारे पास डाइपोल डाइपोल की इंटरेक्शन हो गई, सही है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है। एक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हो गई, ये आपस में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। लेकिन इंट्रामोलिकुलर एक्चुअल बॉन्ड बना रही है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड्स बना रहे हैं, तभी मेरे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से स्ट्रांग होती हैं। या फिर वाइस वर्सा, आप इस तरह करके बोल लो कि भाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंट्रामोलिकुलर से वीक होती हैं, भाई एक स्ट्रांग है तो दूसरी वीक ही होगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट पेपर पे आ जाते हैं। पिछला वाला पेपर बहुत बोरिंग था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक एंड मेटालिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही होती है, सही है, और इलेक्ट्रॉन्स उन आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कैद होते हैं, फ्री टू मूव नहीं होते, सही है। आपने इसके अंदर क्या बताना है, कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। आयोनिक कंपाउंड किस तरीके का होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, सही है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो टेम्परेचर है, वो क्या नाम है ना, मेटालिक कंपाउंड्स के मुकाबले में कितना होता है, ये चीज़ आपने बतानी है इसके अंदर, ये सारी खुसूसियत बतानी है आपने। आयनिक के मुकाबले में मेटालिक, मेटालिक के मुकाबले में आयनिक, इस तरीके से आपने डिस्कस करना है। एडिसिव मटेरियल, यूज ऑफ एडिसिव मटेरियल, ये आपके पास ग्लूज एंड इपॉक्सी रेजिन्स वाला पूरा सवाल बनता है। अगर वो आपसे एडिसिव मटेरियल का पूछते हैं तो देखो एडिसिव मटेरियल आपके पास दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ने में काम आता है, जो आपस में टूटी हुई हो, सही है, या फिर उनके बीच में पार्शियलिटी आई हुई हो, कुछ भी मसला हो तो आपस में उनको जोड़ने में काम होता है। देखो एक होती है कोहेसिव फोर्सेस, एक होती है एडिसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो दो कोई भी अलग अलग सब्सटेंसेस के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ट्यूब है या फिर बीकर है, इसके अंदर वाटर है, सही है, वाटर के अंदर मेरे पास कुछ भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होगी ये क्या कहलाएगी भाई, कोहेसिव फोर्सेस। उसी तरह ये मॉलिक्यूल्स और वॉल के दरमियान जो फोर्स होगी ये होगी एडिसिव फोर्सेस। दो फॉरेन अलग अलग सब्सटेंसेस के बीच में जो फोर्सेस को मैं क्या बोलता हूँ, एडिसिव फोर्सेस। और जब ये एडिसिव फोर्सेस अप्लाई करते हैं कोई भी मटेरियल तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, एडहेसिव मटेरियल। बाकी की डिटेल आप बुक से रीडिंग वगैरह करते हैं ना, इसका मैंने अलग से पूरी तरह समझाया भी था क्लास के अंदर। इसका सवाल बन सकता है क्योंकि ये अभी रिसेंटली इन्होंने देना शुरू किया है ग्लूज एंड इपॉक्सी रेजिन्स के टॉपिक से सवाल, तो इस साल भी इंशाल्लाह आने का इम्कान है। बाकी आगे आता है एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नोबल मेटल्स एंड हैलोजेंस। एग्जाम्पल के साथ आपने बताने हैं। देखो एल्कली मेटल्स आपके पास अभी मैंने बताया था, और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अभी मैं इनको डिस्कस नहीं करता, आगे मैं बता देता हूँ आपने क्या लिखना है। अभी मैं बहुत स्पीड में चलूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। नोबल मेटल्स वो मेटल्स है जो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे होते, जैसे कि गोल्ड आ गया, सिल्वर हो गया, और बाकी डिटेल इन मेटल्स की आपकी बुक के अंदर गिवन है, उस चीज़ को रीड कर देना, सही है। आपने गोल्ड और सिल्वर के बारे में उसके अंदर टॉपिक के अंदर लिखना होगा। अच्छा, फिर आते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस का आपने बताना है विद एग्जाम्पल। हेलोजेंस आपके पास 7th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, सही है। फ्लोरीन आपके पास इनका आप कह लो से सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सही है, सबसे आप कह लो बागी तरीन एलिमेंट है हेलोजेंस के अंदर।
क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में एक तो पहली बात बहुत ज़्यादा विगरस हैं, बहुत ज़्यादा शदीद है, सही है, और कुछ ये प्रॉपर्टीज़ दूसरी भी एग्जिबिट करता है जो बाकी एलिमेंट्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती हैं। अच्छा, आगे आता है कोवेलेंट बॉन्ड विद इट्स टाइप्स, सही है, और फिर आयनिक बॉन्ड एंड इट्स फॉर्मेशन, ये पूछ सकता है वो आपसे पेपर में। एक कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर आपके पास शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब कि एक एलिमेंट है आपका वो दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग कर रहा होता है, सही है, और लेन देन वाला जो बॉन्ड होता है दूसरा, यानी कि एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को पूरी तरह डोनेट कर रहा है बस, तो ये कौन से कहलाते हैं भाई हमारे पास कोवेलेंट, सॉरी वो पूरी तरह जो हमारे पास डोनेशन वाले हैं वो आयनिक होते हैं, और जो शेयरिंग वाले होते हैं वो कोवेलेंट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम बॉन्डिंग पेयर्स और शेयर्ड पेयर्स भी बोल रहे होते हैं। एक हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं जो हमारे पास इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि अकेले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सही है, मेरे पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इन द फॉर्म ऑफ पेयर मौजूद हैं। अच्छा, हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सबसे पहले आता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास शेयर हो रहा होता है। एक होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर दो पेयर्स यानी शेयर हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट देता है और दो इलेक्ट्रॉन दूसरा एलिमेंट देता है। बीच में शेयर कितने हो रहे होते हैं, दो दो आपस में एक दूसरे के शेयर करते हैं, बीच में हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो का बॉन्ड बन जाता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फिर हमारे पास आता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होता है जब इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वली शेयर हो जाते हैं, सही है, इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज है उसका आपस में इक्वली शेयर हो जाता है जिसकी वजह से चार्ज बचता नहीं है उसके अंदर, तो तब क्या बनता है हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जैसे H2 Cl2 O2 दोनों, मैं आपको दिखा देता हूं लिख के। हाइड्रोजन है, आपस में बॉन्ड बना रहा है, सही है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है। अब हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन, देखो है तो हाइड्रोजन ना, भले इधर है या इधर है तो हाइड्रोजन, तो ये भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही खींचेगा जितना ये खींचेगा। उसी तरह Cl के अंदर देख लो, Cl के अंदर सबसे आउटर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आई गेस। तो 3 हमारे पास का इनर शेल भी बना ही देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, सही है, और इसके एक और इनर शेल भी आएगा जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी टाइम कम है जिसकी वजह से डायग्राम बड़ी अनटाइडी हो रही है। 2 8 दूसरे शेल के अंदर कितने होगा, 2 + 8 10 10 + 7, सही है, आउटर शेल के अंदर 7, 7वां इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो रहा होता है, सही है, और इधर भी ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर हो रहा होगा। तो क्लोरीन भी उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उतना ही खींचेगा जितना ये वाला क्लोरीन खींचेगा। भाई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते थे या नहीं बोलते थे। तो जब ये हमारे पास अट्रैक्शन हो रही है, ये क्लोरीन क्या करेगा, इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन ये भी तो उतना ही खींचेगा, तो इधर हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जिसके अंदर पोल्स नहीं होंगे। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे वाटर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन है, सही है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, ऑक्सीजन अलग तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा होता है, सही है। तो हमारे पास इधर हमारे पास पोल्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाते हैं, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। आगे आते हैं आयनिक बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म किस तरीके कार से हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है, एक एटम जिसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो दूसरे एटम जिसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे होते हैं। अमूमन मेटल ही इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, सही है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनकी ये तुम कह लो कोशिश होती है, मेटल्स की हमेशा से यही कोशिश होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी नॉन मेटल को दे दे, किसी नॉन मेटल की सपोर्ट कर दे, बोले भाई ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है अपने पास रखो, सही है, क्योंकि मेरे से संभाला नहीं जा रहा, मेरी बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी है, तुम बस इसको ले लो, सस्ते में ले लो, जैसे भी ले लो, फ्री में ले लो, सही है। लेकिन दूसरा जो होता है, दूसरा जो कंपैरेटिव एटम है उसके सामने जिसको वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ कर रखता है, सही है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन किस तरीके कार से होती है, सोडियम के पास फॉर एग्जांपल आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास आउटर शेल के अंदर मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सोडियम क्या करेगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, तो मेरे पास एक मेरे बॉन्ड बन जाएगा जिसको मैं क्या बोलूंगा, आयनिक, सही है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन रहा होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बस
सोडियम ने अपना जो इलेक्ट्रॉन है उसके सपोर्ट कर दिया। अब चूंकि उसके बगैर वो अनस्टेबल होगा, इसी वजह से वो क्या करता है भाई, वो आयनिक, उसके साथ जो आयनिक कंपाउंड बना है उसी के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा बस ये याद रखना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अंदर, जैसे तुम्हारे पास मैंने एन लिख दिया है, इधर भी सोडियम है, ये एन ए है। ठीक है, तो एन ए जो है ये जो पॉजिटिव है, सही है, ये पॉजिटिव है, हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है बाद में। तो पॉजिटिव नेगेटिव को बहुत शिद्दत से अट्रैक्ट करता है, मतलब हद से ज़्यादा, एक कहते हो ना आप, स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट कर रहा होता है पॉजिटिव नेगेटिव को। तो जब ये अट्रैक्शन चल रही होती है तभी ये हमारे पास जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके बीच कोई इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है। देखो, इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया है, क्लोरीन को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, लेकिन क्या है कि अब सोडियम क्या हो गया है, पॉजिटिव हो गया यार। सोडियम क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब इसकी क्या चाहत है कि नेगेटिव जो क्लोरीन है उसके करीब करीब रहे, इसको उसके आसपास रहना अच्छा लगता है। सही है, मतलब सिंपल सी बात है, आपका एक दोस्त है, आपने उसको 100 रुपये दिए, सही है, अब आपने अपना उधार उससे वापस लेना है। ठीक है, तो आप उसके साथ साथ ही रहोगे। बस सोडियम और क्लोरीन की भी यही कहानी है। सोडियम और क्लोरीन की भी यही कहानी है कि भाई उसने क्या किया, उसको 100 रुपये दे दिए, लेकिन उसको पैसे वापस चाहिए, तो वो उसके साथ साथ रहते कि भाई भाग भाग ना जाइए। अच्छा खैर, हम क्या पैसों पे आ जाते हैं। आगे आता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जाम्पल। ये भी आपके पास सवाल पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद एग्जाम्पल का। अच्छा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ना, वो थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड से सिमिलर है, लेकिन वो नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को तुम डेटिव बॉन्ड भी पढ़ सकते हो। डेटिव बॉन्ड भी कुछ बोला जाता है, कुछ किताबों के अंदर, फेडरल वगैरह के अंदर इसको बोला जाता है डेटिव। सही है, तो डेटिव बॉन्ड क्या होता है कि आपके पास जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोई एक एलिमेंट ही दे रहा होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई ना कोई एलिमेंट है, वो अपने दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो अगले वाले एलिमेंट को देकर बॉन्ड बनाएगा। तुम बोलोगे सर ये कैसे, वो दूसरा वाला क्या करेगा, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। सही है, अदर एटम, जो दूसरा एटम होता है वो जगह प्रोवाइड करता है। एक जो बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, दोनों जो लोन पेयर दे रहा है, सही है, वो दूसरे को देगा, वो उसको जगह प्रोवाइड कर रहा है। भाई तुम इधर आके रह लो, तुम अपने इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास ज्यादा हो रहे हैं ना, तुम मेरे पास आके रखवा दो, हम दोनों मिलकर स्टेबल हो जाते हैं, क्या नाम है, जमीयत में बरकत है वाला सीन हो जाता है। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि भाई वन वे कंट्रीब्यूशन होता है, एक ही तरफ का कंट्रीब्यूशन है, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन का पेयर जा रहा होता है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है, देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जैसे कि ए टू बी, डोनर जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, टू एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। तुम बोलोगे सर इसकी एग्जाम्पल तो दें, एग्जाम्पल है नहीं, आप कब से एग्जाम्पल ही नहीं दे रहे, हर चीज़ में आप एग्जाम्पल निकालते हैं, मैं निकालता हूँ एग्जाम्पल, टेंशन क्यों लेते हो। अमोनिया हमारे पास है NH3, NH3 है हमारे पास अमोनिया। अच्छा, नाइट्रोजन एटम जो है ना अमोनिया के अंदर, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तुम्हारे पास लोन पेयर होता है और बाकी 3 अकेले पेयर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये चाहे, सही है, ये चाहे ये मजीद एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा होगा, वो आयन होगा, उसके पास जगह होगी दो की। कैसे, देखो, नाइट्रोजन है, एक तो लोन पेयर आ गया और बाकी के तुम्हारे पास अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन फिर रहे हैं। अब इधर हाइड्रोजन अटैच हो गया, भाई जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, ये क्या है, NH3 है। लेकिन अगर मेरे पास एक H पॉजिटिव आयन आपस में भटक रहा है, कहीं ना कहीं भटकता हुआ उसको मिल गया, बोलता है हाँ भाई मैं भी तो हूँ। H पॉजिटिव आयन की ये खासियत है, ये इसकी तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है भाई। H था, सही है, नॉर्मल H है, सही है, ये मेरे पास क्या है, H पॉजिटिव है ना, ये तो नॉर्मल H था, उसके अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन होता है पहले शेल में। अब मैंने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल दिया, अब खाली है, 2 की जगह बन गई। तो ये जो 2 की जगह है, ये दूसरा हाइड्रोजन आकर लग जाएगा और फिर हमारे पास नेट जो चार्ज होगा NH4 के ऊपर, वो क्या बन जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। समझे कि ना समझे, समझे कि ना समझे। दूसरी एग्जांपल्स हमारे पास, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोनियम आयन की एक एग्जांपल है हमारे पास, सही है, हाइड्रोनियम आयन की एक एग्जांपल है, H2O है, सही है। ऑक्सीजन के पास मुझे पता है क्या होता है भाई, 2 लोन पेयर होते हैं, उसी तरह ये मेरे पास 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, तो ये एक लोन पेयर का इस्तेमाल करके एक हाइड्रोजन आयंस के साथ बॉन्ड बना रहा होता है। ठीक है, एक मजीद हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो क्या बन गया, H3O बन गया, H3O पॉजिटिव बन गया, जिसको मैं बोलता हूं हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है मेरे पास, अमोनियम आयन,
क्योंकि इसके साथ एक पॉजिटिव वाला आकर जुड़ गया, तो अब इसका नेट चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जाहिर सी बात है ना। अब मैं बोलता हूं कि आपका आपके घर के अंदर, सही है, आपके घर के अंदर बहुत सारे आप कह लो खाने की चीज़ें आई, सही है, कहीं दही बड़े ले आया, कोई पकोड़े ले आया, कोई समोसे आ गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक प्लेट समोसे इजाफी आ गई। देखो तीन तो वो अलग अलग चीज़ें थी, सही है, लेकिन अब रेशो क्या होगा, समोसों का ज़्यादा बढ़ गया भाई, समोसे ज़्यादा हो गए। अब समोसे ज़्यादा खाएंगे लोग, ठीक है। तो समोसे जो हैं वो अब ज़्यादा हो गए हैं, और इफ्तार की टेबल पर अब उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ ज़्यादा है और आखिर में बच जाएगी, तो लोग पहले बाकी चीज़ें खा लेंगे, एंड में ये चीज़ आ जाएगी। खैर वो तो खैर अलग कहानी है। हम क्या समझ रहे हैं, डोमिनेंट चार्ज, डोमिनेंट क्या है इसमें, समोसे, तो इसी तरह से डोमिनेंट क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह यार कार्बन मोनोऑक्साइड की भी एग्जाम्पल कर ही लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा तंग करता है बच्चों को। मैं तभी ये दोहरा रहा हूँ, वरना पिछले कितने रूखे फीके टॉपिक हमने गुजारे हैं, सही है, उन पे मैंने, आप कह लो कि मेरी ज़बान से आपको लग रहा होगा कितनी बोरियत में मेरे वो टॉपिक्स निकल रहे हैं। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर आप कह लो जितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहा था उतना ज़्यादा मज़ा आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन है मेरे पास, दो लोन पेयर, ठीक है, एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है, अकेला है। एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या है भाई, अकेला है। मसला ये है कि कार्बन के आउटर शेल के अंदर भी क्या है भाई, चार इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। कार्बन के आउटर शेल के अंदर भी क्या है भाई, चार इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखो ऑक्सीजन क्या करता है, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन से, वो क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। देखो सही है, उसने क्या किया, डबल बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, कार्बन की चाहत है कि वो मजीद अपने आप को स्टेबल करे, सही है। इसके पास अब ये दो इलेक्ट्रॉन खाली फिर रहे हैं, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, जिसकी वजह से हमारे पास एक तीसरा बॉन्ड बन रहा होता है, सही है, जिसकी वजह से हमारे पास एक तीसरा ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होता है। इस तीसरे बॉन्ड को मैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोल सकता हूँ, ठीक है। आगे सवाल आता है सोडियम एंड आयरन के डिफरेंसेस का। मैं बता देता हूँ आपने इसके अंदर क्या करना है भाई, कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से डिफरेंस करना है, कलर के हिसाब से, सही है। जिस तरीके से पिछली बार हमने मेटल्स का डिफरेंस किया था पिछले ही पेपर के अंदर, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर डिफरेंसेस करने हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का क्या फर्क होता है, बॉन्ड्स जो होते हैं आपके पास, दो एलिमेंट्स आपस में कोई भी बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उससे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है वो क्या है भाई, बॉन्ड पेयर कहलाता है, सही है। बल्कि सॉरी, जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ही बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के अंदर तो बस वो इलेक्ट्रॉन देकर फारिग हो जाता है ना, ये वाला सीन होता है। तो बॉन्ड पेयर्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर दो एलिमेंट्स है, आपस में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, एक तो ये हो गया, या तो फिर पूरा ही लोन पेयर डोनेट कर दिया गया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया गया है, वो भी बॉन्ड पेयर्स ही कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, जिस तरह इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, ठीक है। इधर वाले ऑक्सीजन के पास भी एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। वो दो बस ऐसे ही वेले फेड होते हैं, शायद मैंने पिछले पेपर में भी डिस्कस किया और ये सवाल मेरे पास आई गेस दोबारा आया है, तो खैर दोबारा डिस्कस कर लिए तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ग्रुप्स आपके पास वर्टिकल वाले होते हैं, पीरियड्स आपके पास हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। कंपाउंड एंड मिक्सचर, कंपाउंड केमिकली आपके पास कोई भी दो एलिमेंट, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को जोड़ रहा होता है, लेकिन मिक्सचर जो होता है फिजिकल मेथड्स के जरिए आप उसको क्या नाम है आपस में कंबाइन कर रहे हो। जैसे सॉल्ट एंड वाटर को मैं फिजिकल मेथड से ज्वाइन करता हूँ, मिक्सिंग कर रहा होता हूँ ना, पानी के अंदर जैसे नमक डाल दिया उसको मैंने मिक्सचर बना दिया। कंपाउंड जो है वो अलबत्ता हमारे पास केमिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्ट करवा देता हूँ, मेटल को एसिड से रिएक्ट करवाता हूँ, जिंक का मैं HCl के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ, सही है। जिंक का मैं Zn का HCl के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो मेरे पास क्या बन रहा होता है, Zn प्लस HCl बना रहा होता है Zn2 प्लस का H2, ठीक है। तो मेरे पास क्या कर रहा है भाई, ये इसके साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड बना रहा है। अब ये था केमिकल रिएक्शन, ये था क्योंकि मेरे पास क्या बना है, ये है कंपाउंड। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो होते हैं ना, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एक तरफ इकट्ठा है, इनको मैं कंपाउंड बोल रहा होता हूँ। मैंने कंपाउंड बना दिया है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में जोड़ दिया है, ये कंपाउंड है। लेकिन मिक्सचर ये है वो फिजिकली सेपरेट हो सकता है आराम से, सही है। चाहूँ इसको भी मैं इसको तो मुझे केमिकल मेथड से सेपरेट करना पड़ेगा, लेकिन फिजिकली ईजी होता है सेपरेट करना। जैसे अगर मैंने सॉल्ट एंड वाटर मिक्स किया था, उसको सेपरेट करना है, लो भाई मैंने उसको धूप के नीचे रख दिया, वाटर एवेपोरेट हो गया, सॉल्ट मेरे पास आ गए। एक ही तरीका होता है। तुम बोलते हो सैंड एंड वाटर को मिक्स करने की कोशिश की, नाकाम। मैंने क्या किया, फिल्टर पेपर का यूज किया, फिल्टर कर दिया सारी की सारी सैंड को। उसी तरह
अ ग्रुप शोज इरेगुलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक ग्रुप है, वो रीजंस के ऊपर हम आ गए वैसे, सही है। रीजन नंबर 1, अ ग्रुप शोज इरेगुलर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो कोई भी ग्रुप हो उसके अंदर जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है आपस में डिफरेंट हो सकते हैं। इनमें एक्सेप्शंस आ सकती हैं बीच बीच में। हम बोलते हैं हाँ सही है, नीचे आते आते हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, हमारे पास नीचे आते आते एटॉमिक रेडियस बढ़ता जा रहा है, हम इन चीज़ों को तो देख सकते हैं। लेकिन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कभी कभी एलिमेंट की जो नेचर है ना उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है, बेरिलियम से लेकर नीचे नीचे आते आते आपके पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं डिक्रीज हो रहा होता है, सही है। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे होते हैं। मुझे जहाँ तक अंदाजा मैंने पहले बोल दिया होगा, मैं वीडियो वैसे भी अनएडिटेड डाल रहा होता हूँ, तो अगर मैंने इस तरह बोला है तो देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हर वक्त हमेशा डिक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बीच में मैग्नीशियम जब आता है तब क्या हो रहा है, शार्प इंक्रीज हमें नोटिस करने को मिल रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है हल्का सा, सही, थोड़ी सी क्रिस्टलाइन उसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब ये नेचर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, इसलिए आप एग्जांपल देकर भी इसमें समझा सकते हो कि देखो जैसे ग्रुप 2 के अंदर मैग्नीशियम में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से आपके पास जो टेम्परेचर है वो डेविएट कर रहा होता है, टेम्परेचर का ट्रेंड डेविएट कर रहा होता है, सॉरी। अच्छा, ionization energy, electron affinity and electronegativity exhibit same trend in group and period. आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है। ये सारी मतलब आप कह लोगे इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। अब एक एक करके बता दोगे। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूँ किसी भी एक एलिमेंट में से, ठीक है, उसके आउटर शेल में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा हूँ, तो उसमें जितनी एनर्जी लगेगी, भले ही मेरे पास 1000 डिग्री लगे, 100 डिग्री लगे, वो मेरे पास एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। उसी तरह एक मेरे पास एलिमेंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है, सही है, वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन अगर आप गेन करवा दो, कोई भी आपके पास एलिमेंट है उसमें आप इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो, तो वो एनर्जी जो वो रिलीज करेगा उस टाइम, तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का उल्टा एक तरह से। उसी तरह मेरे पास क्या आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी मैं इस वीडियो में बहुत मरतबा बता चुका हूँ, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की किसी भी एलिमेंट की सलाहियत वो क्या कहलाती है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई सेम ट्रेंड है इन ग्रुप एंड पीरियड, मतलब ये इन तीनों का ना सेम ट्रेंड है। सेम ट्रेंड क्यों है, आप तीनों का बताओगे। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब मैं निकालने की कोशिश करता हूं तो एनर्जी उसमें ज्यादा लगती है, ठीक है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर मैंने कोई भी एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाया है, सही है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करवाया है, उतनी ही विगरसली वो उसको अट्रैक्ट करेगा जितना हायर उसका न्यूक्लियर चार्ज होगा। जाहिर सी बात है फ्लोरीन बहुत ज्यादा अच्छे से उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, क्या नाम है इतना, अपार्ट फ्रॉम द लिथियम, लिथियम बहुत हल्का अट्रैक्ट करेगा और मेरा नहीं ख्याल बॉन्ड बनाएगा भी एक इलेक्ट्रॉन वाले से, सही है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत रेडिली गेन करेगा और बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा होगा। उसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, आउटर के इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्शन मिल रही है, तो लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस भी कम हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। अच्छा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इस पेपर के अंदर वही जो मैंने पिछले वाले पेपर के अंदर डिस्कस किया है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन एंड एक्वस सॉल्यूशन ओनली। देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो चीजें चाहिए, या दो में से कोई भी एक चीज होगी चलेगा, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, या तो मुझे फ्री आयंस चाहिए। पॉजिटिव आयंस हो सकते हैं, नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, मुझे या तो फ्री आयंस दे दो या तो मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन दे दो, या तो दोनों दे दो, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, आयंस आपस में कैद होते हैं, फ्री आयंस नहीं होते हैं, वो आपस में मूव नहीं कर सकते। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी आपस में कैद होते हैं, वो भी आपस में मूव नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास मेटालिक कंपाउंड, मेटल में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम उसको बोल रहे होते हैं, मतलब एक समुंदर है इलेक्ट्रॉन्स का। तभी जब मैं कोई भी मेरे पास आयनिक कंपाउंड है उसको जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ उतने आयंस में स्प्लिट हो जाता है, और जब मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारता हूँ तब क्या हो जाता है, कंडक्शन शुरू हो जाती है। उसी तरह अगर मैं उसको मोल्टन फॉर्म के अंदर ले आता हूँ, आयंस के अंदर दोबारा स्प्लिट हो गया, अब उसके अंदर भी कंडक्शन हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड फॉर्म है ना उसमें इसलिए नहीं हो सकती, इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं आयंस भी कहते हैं, कहीं मूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी मैंने गड़बड़ कर दी हो, कमेंट्स में बता देना, व्हाट्सएप पे बता देना, सबके लिए ऑन है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।